हे फेलोज, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज इस चैनल पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा काम जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवीज़ होती है, मुख्तलिफ जो मूवीज़ होती है उनकी जो स्टोरी है वो मैं शॉर्ट में डिफ़ाइन करना करूँगा। तो आई होप आप सब इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली मूवी जो मैंने सेलेक्ट की है वो है, जिसका नाम है पर्ल हार्बर। ये मूवी आई थी 2001 में और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 6.2। इस मूवी की जो बेस है वो एक रियल इंसिडेंट पे वो इस मूवी का जो प्लॉट है वो एक रियल इंसिडेंट पे है जो हुआ था अमेरिका में वर्ल्ड वॉर सेकंड में, जो पर्ल हार्बर पे अटैक किया था जापानीज ने। उस बेस पे ये मूवी है और फिर उन्होंने बदले में क्या एक्शन लिया था अमेरिका ने, तो उस बेस पे ये मूवी है। इस मूवी की शुरुआत क्या होती है, शुरुआत में दो फ्रेंड्स होते हैं, दो दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है डैनी, दूसरे का नाम होता है रेप। दोनों जिगरी दोस्त होते हैं। दोनों को बचपन से ही शौक होता है प्लेन उड़ाने का, आई मीन फाइटर पायलट बनने का। तो होता क्या है, इनकी दोस्ती जो होती है बचपन से ही होती है, तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये दोनों खुद को आर्मी में शामिल करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट देते हैं। तो इसमें एक टेस्ट मेडिकल भी होता है। तो डैनी जो है, डैनी तो आसानी से निकल जाता है उस टेस्ट में, लेकिन जो रेफ है, रेफ को क्या होता है, रेफ को प्रॉब्लम होती है विजन में। उसकी आंखों की जो नज़र है उसमें प्रॉब्लम होती है। वो क्या करता है, उसको जब मेडिकल होता है वहाँ पे डिफरेंट नर्सेज होती है, नर्सेज जो इनका टेस्ट करती है। तो जब रेफ उस नर्स के पास जाता है, उस नर्स का नाम होता है एल्विन, जो मेडिकल टेस्ट करती है। तो वो देखती है कि रेफ की जो नज़र है उसमें थोड़ी कमज़ोरी है। तो वो रेफ को बताती है कि अगर आपको आगे जाना है तो हमें फुल विजन चाहिए, फुल नज़र हमें एक बंदे में चाहिए। तो रेफ उसको रिक्वेस्ट बहुत करता है, गुजारिश इसको करता है कि मुझे जाना है, ज़रूर जाना है, अगर मुझे लड़ना है, मुझे आंखों की क्या, मुझे नज़र की क्या ज़रूरत है। तो बड़े ही क्यूट अंदाजे में वो उससे रिक्वेस्ट करता है। तो वो जो एल्विन है वो मान जाती है, वो उसको पास कर देती है। तो इसी नज़र में क्या होता है, रेफ को एल्विन से थोड़ी अट्रैक्शन होती है, वो उसको पसंद करने लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बात आगे बढ़ाता है, दो उससे मिलता जुलता रहता है, तो उन दोनों में प्यार हो जाता है। तो फिर क्या होता है, अब इन दोनों में प्यार हो गया। ऊपर से क्या, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा होता है, अमेरिका भी किसी भी साइड नहीं था। जर्मनी जो है वो यूरोप पे भारी होती जा रही थी। तो फिर क्या हुआ, यूरोप से रिक्वेस्ट आई है कि अमेरिका की हमें मदद की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका चाहता था कि हम किसी भी साइड ना ले। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने जो उनके डिफरेंट सोल्जर्स है, पायलट्स है, उनको कहा कि वॉलंटियरली जो जाना चाहे उनकी हेल्प करने, हमारा कोई ऑर्डर वार्डर या जोर जबरदस्ती नहीं है। तो रेफ जो है वो खुद को साबित करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो करता है काम, वो खुद को वॉलंटियर कर लेता है वहाँ पे जाने के लिए, यूरोप की हेल्प करने के लिए वॉर में। लेकिन वो जो है वो सिर्फ एल्विन को बताता है कि मैं खुद वॉलंटियरली जा रहा हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। इस बात पे एल्विन तो बहुत सैड होती ही है। लेकिन डैनी को क्या बोलता है, डैनी को वो बोलता है, क्योंकि वो उसका जिगरी दोस्त है, उसको पता होता है अगर मैं डैनी को बोलूँगा मैं वॉलंटियरली जा रहा हूँ तो वो मुझे जाने नहीं देगा किसी भी हाल में। वो डैनी को बोलता है कि मुझे ऑर्डर मिला है वहाँ जाने का। तो इस बात पे डैनी तो कुछ कर नहीं सकता, उसको पता था ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डैनी भी बहुत सैड होता है, उसके दिल में पेन होती है कि रेप जा रहा है, पता नहीं कब वापस आएगा, क्या क्या आएगा। तो रेप डैनी को बोलता है अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे मरने की खबर सबसे पहले एल्विन को तू देगा। तो होता क्या है, रेप तो वहाँ चला जाता है। तो होता क्या है, वहाँ पे रेप के साथ एक इंसिडेंट होता है, ड्रेडफुल इंसिडेंट होता है। तो एक फाइट में जब वो जा रहा होता है फाइटर प्लेन में, तो उसके प्लेन पे अटैक हो जाता है और सीधा गिर जाता है वो ओशन में, एक ओशन में वो गिर जाता है। तो होता क्या है फिर, सबको खबर लगती है कि रेप तो मर गया, ट्रेजिडी में वो मर गया। लेकिन यह खबर जब डैनी के पास पहुंचती है और उसके दोस्तों के पास पहुंचती है, तो डैनी को सीधा सदमा पहुंचता है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो बहुत सैड होता है, बहुत रोता है वो भी। और उसको रेप की बात याद होती है कि मुझे किसको पहले बताना है, एल्विन को। तो वो एल्विन के पास जाता है। एल्विन को वो डैनी बोलता है कि रेप नहीं रहा। एल्विन भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सैड होती है, गमगीन होती है।
सदमे में चली जाती है। तो ऐसे करते-करते दिन जाते रहते हैं, तो तकरीबन 3 महीने हो जाते हैं। 3 महीने के बाद ये डायरेक्टली फ़िल्म मूवी में 3 महीने हो जाते हैं, तो 3 महीने के बाद क्या होता है, जो एल्विन है वो खुद को थोड़ा-थोड़ा सँभालने लगती है। डैनी भी खुद को थोड़ा-थोड़ा सँभालने लगता है, तो डैनी क्या करता है, एल्विन से मिलता रहता है, अक्सर मिलता-जुलता रहता है, तो डैनी के फ्रेंड्स और एल्विन के फ्रेंड्स दोनों इन दोनों को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप दोनों को एक-दूसरे में इंटरेस्ट देना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। डैनी भी थोड़ा इंटरेस्ट में होता है, अट्रैक्ट होता है उस एल्विन की तरफ, तो इन दोनों में भी प्यार हो जाता है। हो गया अब इन दोनों में भी प्यार, डैनी और एल्विन में। अब क्या होगा? ऊपर से वो जापानीज़ वहाँ पे है, वो प्लान कर रहे होते हैं अटैक का अमेरिका पे, लेकिन पहले वो क्या करते हैं, वो थोड़ा धोखे में रखते हैं अमेरिका को, वो उनसे फ्रेंडशिप की डिमांड करते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं अमेरिका, उनसे फ्रेंडशिप का जो ड्रामा है वो दिखाते हैं अमेरिका से, लेकिन असल में उनका प्लान होता है अटैक करना अमेरिका को थोड़ा धक्का देना वॉर में। तो होता क्या है फिर अचानक 3 महीने के इन दोनों डैनी और एल्विन में तो प्यार हो गया। अब दिन चल रहे होते हैं, तो एक दिन अचानक जो एल्विन का अपार्टमेंट है उसकी बेल होती है, डोरबेल होती है, उसमें आवाज़ आने लगती है। डोरबेल कोई पुश करता है तो बेल की आवाज़ होती है। एल्विन जब डोर खोलती है तो एल्विन को शॉक लग जाता है। क्यों लग जाता है शॉक? क्योंकि वहाँ पे था कौन? रेफ। रेफ आ गया था वापस। एल्विन शॉक में रह गई, लेकिन फिर जब उसने उसको रेफ को टच किया तो उसको भरोसा हो गया ये रेफ ही है, तो फिर उसको गले लगाया वगैरह वगैरह ये सब किया, तो फिर उसने उस वक्त रेफ से बोला, रोते हुए, इमोशनल होते हुए, कि अब मुझे पता नहीं मैं किसकी हूँ। ये कौन बोल रहा था? ये एल्विन बोल रही थी। तो रेफ को थोड़ी गड़बड़ दिखती है उसके बिहेवियर में। फिर वहाँ पे डैनी आ जाता है दौड़ते दौड़ते, अचानक कोइंसिडेंटली डैनी भी वहाँ आ जाता है, तो वो एल्विन से मिलने आ रहा था, लेकिन वहाँ पे जब वो रेफ को देखता है वो भी थोड़ा शॉक में चला जाता है। रेफ जब इनका दोनों का बिहेवियर देखता है उसको पहले ही शॉक हो जाता है इन दोनों में कुछ है, तो वो डैनी को दूर से ही कहता है मुझसे दूर रह, तो वहाँ से रेफ चला जाता है। फिर वो ऐसे ही थोड़ा बैड फील करता है खुद के लिए, वो ड्रंक करता है रेफ, डैनी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेफ उससे बात करना नहीं चाहता है, रेफ को मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनाता है, तो उससे लड़ाई करना चाहता है, तो इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान क्या होता है, पर्ल हार्बर पे जापानीज सडन अटैक कर देते हैं, सरप्राइज से अटैक कर देते हैं, तो होता क्या है वहाँ बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन होती है, बहुत ज़्यादा तहस-नहस होता है, कैजुअल्टीज़ होती है बहुत ज़्यादा, इन किसी को कुछ पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, ना किसी को सँभलने का मौका आ रहा है। तो इसी उसमें रेफ और डैनी जो है वो बेहतरीन पायलट होते हैं, उनको 2 जेट्स उनको कहीं से मिल जाते हैं। वो उनको उड़ा लेते हैं और दुश्मन को यहाँ से वापस जवाब देते हैं। दुश्मन को जवाब देते हैं वो, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक जापानीज़ ने डैमेज किया था। वो काउंटर बैक करते हैं लेकिन 2 ही पायलट थे, तो वो लगभग दुश्मन के 7 जो जेट्स हैं उनको गिराते हैं, लेकिन फिर भी उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो आखिरकार जापानीज़ ने जो वहाँ डिस्ट्रक्शन की तो चले गए। अब हुआ क्या आफ्टर इस इंसिडेंट के बाद हुआ क्या, जो सीनियर्स थे उन्होंने जो किया इन दोनों की बहादुरी को देखकर इनको उन्होंने क्या थोड़ा मोटिवेट दिया, उनको थोड़ा शाबाशी दी। तो फिर होता क्या है, प्रेसिडेंट जो अमेरिका का होता है उस पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगता है लोगों का, क्योंकि वो बोलते हैं हमें जापान से ऐसा अटैक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप क्या कर रहे हो? तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो अपने जो उसके सोल्जर्स होते हैं, उन टीम होती है, उनको बोलता है कि हमें जापान को वापस जवाब देना है, लेकिन सीधे किस पे? सेंटर पे, जिसका नाम होता है टोक्यो। लेकिन उसको बोलते हैं अपने जो वो आगे होते हैं वो मेंबर, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट को कि ये थोड़ा मुश्किल है, हमें नहीं लगता हम तैयार है इसके लिए। वो बोलता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, किसी भी हालत में हमें इनको जवाब देना है। तो आखिरकार हो जाते हैं तैयार, जज्बात हो जाते हैं, लेकिन उनको पता होता है अगर हम वहाँ रेड करने जाएँगे टोक्यो में एक सुसाइड मिशन होगा। उनके पास उतना मतलब तैयारी-वैयारी नहीं होती है उनके पास, मतलब सीधे जापान के सेंटर पे घुसना और वहाँ अटैक करना। तो वो क्या करते हैं, वो ज़रूरी उनको रेफ और डैनी को तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि सबसे बेस्ट तो वही थे। वो भी पीछे नहीं हट सकते थे अपने फ़र्ज़ से, क्योंकि उनको खुद को हमेशा प्रूव करना होता है, जज़्बा होता है उनके अंदर। तो होता क्या है, वो निकल जाते हैं। लेकिन उनकी तैयारी, उनका जो प्लान होता है अमेरिका का, वो करते हैं, प्लान होता है कि उनको टोक्यो पे अटैक करना और फिर चाइना में एंटर होना, वहाँ लैंड करना, वहाँ पे फिर रिफ्यूलिंग करना या वहाँ पे पनाह लेना। तो होता क्या है, फ्यूल भी इनको इतना नहीं होता है एरोप्लेन्स में, इनके जो प्लेन्स है वो ज़्यादा लोड भी नहीं उठा सकते थे उस वक़्त। तो होता क्या है, तो जब ये निकलने के लिए
जाते हैं, शुरुआत होती है मतलब निकलने की। अब तो रेफ अपनी तैयारी कर रहा होता है, तो एल्विन उसके पास आती है। एल्विन उसको बोलती है कि आप लोग जा रहे हो, मुझे बहुत दुःख है इस बात का कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। रेफ उसको बोलता है, तुम्हें मेरी क्यों परवाह है? जब मैं वहाँ वॉर में था, मर रहा था, तो मुझे हमेशा तुम याद थी। मैं सिर्फ़ खुदा से ये बोलता था कि उसके लिए मुझे ज़िंदा रख। मेरे दिमाग में सिर्फ़ तुम थी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? इस बात पर एल्विन बोलती है कि मुझे भी बहुत सदमा था तुम्हारी जाने का, तुम्हारी मौत का, लेकिन मैं क्या करती? जो हुआ तो वो होना था। तो वहाँ पे और एल्विन उसको बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो रेफ को पता चलता है कि डैनी का बच्चा है एल्विन के पेट में। तो एल्विन उसको बोलती है गुड बाय के वक़्त, वहाँ पे बोलती है कि अगर कुछ हुआ तो डैनी को सबसे पहले ये न्यूज़ तुम बताओगे। एल्विन बोलती है रेफ को। तो निकल जाते हैं वो वहाँ पे। तो वो जब वहाँ पे जाते हैं तो अटैक करने जाते हैं जापान पे। जापान पे वो अटैक कर देती है, लेकिन जापान वहाँ से क्या कर रहा होता है, वहाँ से उन पे वापस हमला कर रहा होता करता है। तो इनको क्या होता है, इनकी जो टीम होती है वो भी इधर-उधर हो जाती है। तो इनका जो प्लान होता है वो जापान में क्रैश हो जाते हैं। फ्यूल भी खत्म हो जाता है तो जापान में, क्योंकि इनको वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है एयर में, तो वो फ्यूल भी खत्म होता है, तो वो जापान में क्रैश हो जाते हैं उनके प्लान। जो प्लेन है उनके क्रैश हो जाते हैं। वहाँ पे जो ज़मीन की फ़ौज होती है जापान को, वो इनको घेर लिए थे वहाँ पर। ये काउंटर बैक करते हैं, वहाँ पे अटैक उनको करते हैं, अपने जो गन्स होते हैं या ग्रेनेड्स होते हैं, लेकिन जापानीज़ वहाँ पे फुल अटैक करते हैं। जापानीज़ इनको पकड़ लेते हैं। तो क्या होता है, डैनी को कैप्चर कर लिया। तो डैनी को जब ये कैप्चर कर लेते हैं, उसको बाँध देते हैं, तो क्या होता है, रेफ उसको बचाने के लिए आ जाता है। रेफ जब उसको बचाने की कोशिश करता है, तो पीछे से एक जापानीज़ का जो सोल्जर है वो फायर करने लगता है रेफ पे। तो डैनी उसके आगे आ जाता है, खुद का सीना देता है रेफ के आगे, तो खुद शहीद हो जाता है। लेकिन डैनी को बचा नहीं, डैनी बचा खुद शहीद हो जाता है रेफ को बचाते-बचाते। तो उसी वक़्त जब डैनी आखिरी साँसें ले रहा था, और रिप्स बताता है कि तुम्हारा बच्चा एल्विन के पेट में है, वो है, तो डैनी उसको उस आखिरी साँस लेते हुए बताता है कि उस बच्चे का फ़ादर अब तुम बनना। तो होता क्या है, वहाँ से जब वो ये इंसिडेंट ख़त्म होता है, तो वहाँ से जब वो वापस आते हैं फिर अमेरिका, जब प्लेन से वो उतरते हैं तो एल्विन वहीं होती है। एल्विन रेफ को देखती है उतरते हुए, लेकिन डैनी को नहीं देखती। डैनी को देखती है किसमें, ताबूत में। तो एल्विन जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो इसके बाद क्या होता है, दोनों रेफ और एल्विन आपस में खुशी-खुशी रहते हैं। डैनी का बच्चा जो है उसको बिल्डअप वही दोनों करते हैं। तो ये होती है फ़िल्म की एंडिंग इस तरह से। उम्मीद है कि आपको इसका फ़िल्म की जो कहानी है मेरी ज़ुबान से अच्छी लगी होगी। लेकिन बताना चाहूँगा, सुनने से ज़्यादा मज़ा जो है वो है देखने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी फ़िल्म पे। तब तक के लिए टेक केयर।